आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें सेक्सुअल अब्यूज और स्लेवरी के डिस्क्रिप्शंस इन्वॉल्व हैं। हमने इन डिस्क्रिप्शंस को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितना एक्सेप्टेबल हो सही रखने की कोशिश की है, लेकिन जो आप सुनने वाले हैं उसमें कुछ ग्राफिक डिटेल्स और हार्श लैंग्वेज में बातें भी हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान की करतूतों की। तो कैसा था दूसरा विश्व युद्ध और उस दौरान जो एट्रोसिटीज हुई, उसे देखकर तो यही लगता है कि 86 साल पहले जो हुआ वो और भी ज्यादा ब्रूटल और इनह्यूमन था। वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे ट्रेजिक स्टोरीज में से एक है कंफर्ट विमेन, जो कि फोर्स्ड अबडक्शन या जबरदस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पोलाइट टर्म है। जापानीज आर्मी द्वारा महिलाओं और लड़कियों को अपने सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए जबरदस्ती ले जाना, जैसा कि कई वॉर क्राइम्स केसेस में हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीक्स और रोमन्स जब युद्ध जीत जाते थे, तब हारने वाली पार्टी की महिलाओं को बंदी बना लेते थे, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। मगर इस केस में कंफर्ट तो बस एक यूफेमिज्म है, लेकिन असल में ये मास स्केल पर सेक्सुअल स्लेवरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिंपली एक पोलाइट टर्म था। भले ही जापान, चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी में इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, पर वो पार्शियल हैं और कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताते हैं। और जापान आज भी इस इशू के बारे में खुलकर बात करने से कतराता है। तो इसे ऐसा कहा जाना चाहिए कि पिछले 2 डेकेड्स में जापान ने अपनी मिलिट्री के क्राइम्स को एक्नॉलेज करने, माफी मांगने और कुछ मुआवजा देने की कोशिश तो की है, लेकिन कई बची हुई कंफर्ट वीमेन का मानना है कि बस इतना काफी नहीं था। हालांकि काफी वक्त गुजर चुका है और इस एट्रोसिटी के ज्यादातर विक्टिम्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें उन देशों की नेशनल आइडेंटिटी के रूप में जिंदा हैं, जिसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कब्जा किया था। और यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कंफर्ट वीमेन के बच्चे भी अब ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं और जस्टिस अभी भी पेंडिंग है, बल्कि बात यह है कि इतने सालों तक सेक्सुअल अब्यूज सहने के बाद बहुत कम कंफर्ट वीमेन बच्चे पैदा भी कर पाई, बल्कि रिपीटेड ब्रूटल अब्यूज ने उन्हें स्टेराइल बना दिया। और इस ट्रॉमा का उन विक्टिमाइज्ड महिलाओं पर इतना मेंटल इम्पैक्ट पड़ा कि अपने साथ हुए हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस के बाद तो किसी आदमी को दोबारा छूने देने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। इन महिलाओं से जो कई चीजें छीन ली गईं, उनमें से एक अच्छी जिंदगी, बच्चे और अपने परिवार का होने का सपना भी था। अनुमान ये है कि युद्ध के दौरान जापानीज ट्रूप्स की सर्विस के लिए करीब 2 लाख महिलाओं को उनके घरों से जबरन ले जाया गया था। ले जाई गई ज्यादातर महिलाएं गरीब और अनएजुकेटेड थीं, और कुछ को तो जबरदस्ती लिटरली सड़कों से ही उठा लिया गया था। इनमें कई तो छोटी बच्चियां भी थीं, और हैरानी की बात यह थी कि कई लड़कियों को पास के किसी बड़े शहर में या जापान में ही कहीं अच्छी सैलरी वाली नौकरी देने के झांसे में फंसाकर अगवा किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, आज से महज कुछ साल पहले जब इंडियन मीडिया में दिन रात इस्लामिक स्टेट और उसके लीडर अब्बू बकर अल बगदादी की कहानी सुनाई जाती थी, तब हम इसके बारे में अक्सर सुनते भी थे कि कैसे सीरिया में आईसिस फाइटर के लिए अलग अलग देशों से लड़कियां बुलवाई जाती थीं, उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता और फिर सेक्स स्लेव बना दिया जाता था। जापानीज मिलिट्री की सीक्रेट पुलिस का इन क्राइम्स में काफी बड़ा रोल था, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कई लड़कियों को उनके ही देश के लोगों ने ही एबडक्ट किया। अक्सर ये क्रिमिनल गैंग्स थे, या कई बार तो लोगों का ग्रुप जापानीज आर्मी के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर काम करने के लिए खुद को वॉलंटियर करते थे, और वो लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के बदले एक सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स को देने की गारंटी देते थे। और कुछ फैमिलीज ने अनजाने में अपनी बेटियों और बहनों को यह सोचकर दूर भेज दिया कि शायद उन्हें कहीं और बेटर फ्यूचर मिलेगा। खैर, कंफर्ट विमेन सिस्टम के बारे में सबसे अजीब बातों में से एक ये है कि उनमें से कई जापानी लड़कियां थीं। ये बात तो साबित हो चुकी है कि जापानीज सोल्जर्स ने इस दौरान हजारों लाखों महिलाओं का शोषण किया, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया। अलग अलग देशों से लाखों महिलाएं और अंडरेज बच्चियां लाई गई थीं। लाई गई से मतलब है इन्हें अगवा किया गया था या जबरन इन्हें भेजा गया था। जैसे सोल्जर्स के लिए गोला बारूद और राशन लिया जाता था, उसी तरह सेक्स के लिए इन लड़कियों को भी सप्लाई किया जाता था। इनमें से सबसे ज्यादा थी साउथ कोरिया से। इनके साथ बेरहमी की गई, जबरन सेक्स स्लेव बनाया गया और नाम दिया गया कंफर्ट विमेन। 1930 और 40 के दशक में जापानीज गवर्नमेंट पूरी तरह से फासिस्ट थी और उसने समुराई की हाइपर मैस्कुलिन कल्चर को अपनाने की कोशिश भी की। ये वो कल्चर है जो जापानीज समुराई के मॉरल कोड, जिसे कि बुशिडो कोड भी कहते हैं, उससे जुड़ी होती है, जो कि 7 वर्चूज पर बेस्ड हैं, जो अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी, मौत तक सम्मान, करेज और सेल्फ कंट्रोल जैसी क्वालिटीज को एम्फसाइज करता है। कंफर्ट विमेन को जबरदस्ती पकड़ने का मकसद जापानीज के लिए फॉरेन पॉपुलेशन को सप्रेस और एक्सप्लॉइट करना कम और ये औरतों के अगेंस्ट ज्यादा एक अजीब सा युद्ध था। कंफर्ट विमेन के लिए जापानीज वर्ड यानफू है, जिसका मतलब है आराम या तसल्ली देने वाली महिला। लेकिन ये डेफिनेशन उन महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं था जो इससे जुड़ी थीं।
फिर भी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए कुछ खास खूबसूरत महिलाएं भी थीं जो सिर्फ हाई रैंकिंग जापानी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, और जब तक वो अपने बॉस को खुश रखती थी तब तक वो जिंदगी में कुछ अच्छी चीजों को एंजॉय कर सकती थी। ऐसा कह सकते हैं कि कंफर्ट विमेन के मामले में नीचे से ऊपर पूरा सिस्टम ही करप्ट था। और ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी की दोहरी बातों के अलावा जापानीज कंफर्ट विमेन को दूसरे नामों से बुलाते थे। जापानीज लोगों के इन बंदी महिलाओं के प्रति असली सेंटिमेंट्स बहुत खराब थे, खासकर एशियन और कई यूरोपियन महिलाओं के साथ। और ये यूरोपियन महिलाएं तब बंदी बनाई गई थीं जब जापानीज ने एशिया में फॉर्मर यूरोपियन कॉलोनीज पर कब्जा किया था। इन महिलाओं के लिए काफी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट, डिपॉजिटरी, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इन्हें वॉर सप्लाईज की यूनिट की तरह लिस्ट किया जाता था। लेकिन आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन औरतों और लड़कियों में से कई कैद में रहते हुए मर गई। भूख, बीमारियां, पिटाई, ब्लीडिंग, बात न मानने पर गोली मार देना और भी बहुत कुछ इन बदनसीब औरतों की मौत के कारण थे। फिलीपींस में ऐसे कई मामले थे जहां कई औरतों, यंग लड़कियों को जबरन ले जाया गया था, और अगर उन्हें कोई सेक्सुअल बीमारी हो जाती थी तो उन्हें अपने मेडिकल केयर के लिए खुद पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जाहिर है पैसे होते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनकी सर्विस के लिए पैसे नहीं मिलते थे। आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये बिल कैसे चुकाए जाते होंगे। खैर, 1910 में जापानीज एम्पायर ने कोरियन एम्पायर पर हमला कर इसे अपने साम्राज्य में मिलाया, और आने वाले वक्त में उसने चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस समेत कई एशियन कंट्रीज पर भी कब्जा कर लिया। चीन के मंचूरिया पर भी उनका कब्जा था, और जापान के सोल्जर्स जिस देश पर हमला करते वहां सब कुछ नेस्तनाबूद करते, भयानक नरसंहार मचाते। जापानीज सोल्जर्स किसी को कैद नहीं करते थे। वो मानते थे कि इससे बोझ बढ़ता है, इसलिए कैदी बनाने के बजाय ये उनके सिर को काट डालते थे। लेकिन उनका ये पैटर्न 1937 में बदला। इस साल दिसंबर महीने में जापान ने चाइना के साथ युद्ध लड़ा, और इस लड़ाई में जापानीज सोल्जर्स ने केवल मर्दों की जान ली और यहाँ की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। नानजिंग शहर में 1000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया गया, और इसे इतिहास में रेप ऑफ नाजिंग कहा जाता है। नानजिंग में महिलाओं के साथ जो हुआ वो बात बाहर जाने लगी, क्योंकि ये एट्रोसिटी काफी बड़े स्केल पर हुआ था। इसके बाद जापान के तब के एम्परर हिरोहितो को अपनी इमेज की चिंता सताने लगी। तब हिरोहितो ने हुक्म दिया कि सोल्जर्स के लिए कंफर्ट स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि वो इस तरह की हरकतें जैसा नानजिंग में उन्होंने किया वो ना करें। कंफर्ट स्टेशन यानी वो जगह जहां सोल्जर्स के लिए सेक्स का इंतजाम करती थी जापानीज आर्मी। कंफर्ट स्टेशन जापान में पहले भी चल रहे थे, पर उन पर सरकारी मोहर नहीं थी। हाँ, मगर ये अनऑफिशियल पॉलिसी थी। लेकिन नानजिंग में हुए मैस रेप्स के बाद इनकी संख्या बढ़ा दी गई। मतलब कि अब महिलाओं को किडनैप कर उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाने के लिए सप्लाई करना एक ऑफिशियल पॉलिसी की शक्ल ले लेता है। दो तरह से इन कंफर्ट स्टेशंस पर महिलाएं लाई जाती थीं। पहली पैसे के लिए, फिर कुछ महिलाओं को अपहरण करके भी यहाँ रखा जाता था। लेकिन राजा के आदेश के बाद जब कंफर्ट स्टेशंस की संख्या बहुत बढ़ गई तो उनमें रखने के लिए महिलाओं की कमी हुई, और इसके लिए जापानीज सोल्जर्स ने फिर महिलाओं का अपहरण शुरू किया। जहां भी जाते पहले औरतों को अगवा करते। जापानियों ने अपने कंट्रोल वाले एरियाज से नाबालिग बच्चियों का भी अपहरण किया। गांव में अपने एजेंट्स छोड़े जो नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को जबरदस्ती ले आते, और उनके निशाने पर अक्सर गरीब परिवारों की ही लड़कियां होती। और ये सब जापानियों की हार तक चलता रहा। लिहाजा कई सालों तक कंफर्ट स्टेशंस जापानीज सोल्जर्स के काम आया। लेकिन जैसे ही यूएस नेवी ने जापान के मर्चेंट फ्लीट को खत्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से कॉन्डोम्स और मेडिसिन की सप्लाई काफी कम हो गई, इसलिए कई केसेस में इन कंफर्ट विमेन को यूज्ड कॉन्डम को धोकर फिर से उसे यूज करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए जाहिर है कई जापानीज सोल्जर्स कॉन्डोम इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे और वो बीमारी का रिस्क लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1943 के आखिर तक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की संख्या पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और कंफर्ट विमेन इस सब का शिकार बनी। इसी पर बेस्ड 1997 में रिलीज हुई एक पावरफुल लेकिन ब्रूटल फिल्म पैराडाइज रोड, जिसमें वर्ल्ड वॉर II के दौरान सुमात्रा में कैद की गई यूरोपियन और इंडोनेशियन महिलाओं के एक ग्रुप की जिंदगी को दिखाया गया है। और इस ग्रुप की एक लेडी जो कैदी के रूप में काफी तकलीफ झेल चुकी थी, वो जापानीज के ऑफिसर्स के क्वार्टर में काम करने के ऑफर को मानने का फैसला करती है। अब जापानी द्वारा सताई गई कई महिलाओं के उलट उसे पता था कि वो लोग उससे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन उस लेडी को लगा कि ये सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर के लिए ही करना होगा। अब उसे खूबसूरत कपड़े दिए जाते हैं और एक अच्छे घर में रखा जाता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे पीटता है और उससे भी बदतर अपने कॉलीग्स को भी उससे मिलवाने के लिए बुलाता है। और अगली बार जब उस ग्रुप की बाकी की औरतें उसे कुछ ही समय बाद देखती हैं तो उसे पहचान ही नहीं पाती। उसकी चोट लगे चेहरे से काली परी खाली सी आंखें उसके घायल हुई चेहरे से बाहर देखती रहती हैं। अब तक उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, यही हाल शायद रियल लाइफ में उन 99% महिलाओं का भी था जिन्हें सेक्स स्लेवरी में धकेल दिया गया।
लेकिन इतना पक्का है कि ज्यादातर महिलाएं अच्छे घरों में नए और सुंदर कपड़े पहनकर नहीं रहती थीं। इसके बजाय वो वही कपड़े पहनती थीं जिनमें उन्हें किडनैप किया गया था, या शायद वो अपने साथ एक छोटा सा सूटकेस लाई थी उस नए ऑफिस या फैक्ट्री की नौकरी में पहनने के लिए जो उन्हें मिलने वाली थी। और जब ये कपड़े फटे पुराने हो जाते थे तो इन लड़कियों को पहनने के लिए वो कपड़े दिए जाते जो उसी कंफर्ट स्टेशन की उसकी किसी मरी हुई दोस्त ने पहना था, या कभी कभी मोटे बोरे से बनी ड्रेस दी जाती थी और वो मरी हुई दोस्त शायद बीमारी से, पिटाई से या बहुत बीमार होने की वजह से मर गई थी, या शायद उसे गोली मार दी गई थी। कुछ ही मौकों पर जापानीज अथॉरिटीज उस सोल्जर के अगेंस्ट एक्शन लेती थी जिसने किसी कंफर्ट विमेन को गोली मारी हो या पीट पीट कर उन्हें मार डाला हो। हालांकि ज्यादातर मामलों में पनिशमेंट सिर्फ एक मामूली चेतावनी या रैंक में कमी के रूप तक सीमित रहती थी। ऐसे बहुत कम मामले हैं जहां जापानीज सोल्जर्स को इस क्राइम में थोड़े समय के लिए भी जेल हुई हो। और अगर किसी सोल्जर पर कंफर्ट विमेन की हत्या का आरोप साबित भी होता तो सजा के तौर पर उसे सिंपली जापान वापस भेज दिया जाता था। कहने का मतलब ये कि पनिशमेंट बस एक दिखावा था। अगर इन लड़कियों के जो हालात हमने बताए हैं वो आपको टेरिबल साउंड कर रहा है तो ये सोचो कि बहुत से जो कंफर्ट स्टेशंस थे जहां कैद करके इन औरतों और लड़कियों को रखा जाता था वो फ्रंट लाइन के ठीक पीछे थी। और ये ज्यादातर चाइना और पैसिफिक रीजन में हुआ जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगातार छोटे बड़े कई जंग होते रहे। कई तस्वीरें हैं जिनमें ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स कैंप्स से आजाद कराई गई लड़कियों से उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते और उन्हें मेडिकल केयर देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये पापुआ न्यू गिनी में भी हुआ जहां काफी बड़ी संख्या में पापुअन जापानीज लड़कियों को सेक्सुअली टॉर्चर किया गया, और ये लड़कियां उन जापानीज बिजनेसमैन की ही बेटियां थीं जो जंग शुरू होने से पहले इस बड़े आइलैंड पर काम किया करते थे। इसके बाद सारे तो नहीं पर इनमें से ज्यादातर लोग अपने घर जापान लौट गए और अपनी बेटियों को भूल गए, या शायद उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी लड़कियों के साथ क्या हुआ है। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच युद्ध की सबसे इन्फेमस इंसिडेंट्स में से एक वो थी जब अमेरिका ने एशिया पैसिफिक रीजन में जापान की एक कॉलोनी साइपन पर इन्वेजन किया था जो बैटल ऑफ साइपन के नाम से फेमस है। इस लड़ाई के आखिर में जापानीज ट्रूप्स ने सिविलियंस को आगे भेजा जिनमें से कई लोगों को जापानीज आर्मी ने एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया। इसकी वजह से वो लोग जमीन के एक संकरे हिस्से पर फंस गए और उनके सामने थी यूएस मरीन्स, जिनके बारे में कई जापानीज सिविलियंस को लगता था कि ये मरीन्स आदमखोर और बेबी किलर्स होते हैं, और ये सब जापानीज गवर्नमेंट के फैलाए गए झूठे और इनसेन प्रोपेगेंडा की वजह से था। इसलिए इससे बचने के लिए उनमें से कई लोग डर की वजह से वहां से कूदने लगे। कई लोगों ने तो अपने बच्चों को गोद में उठाया और वहां से नीचे कूद गए। इनमें से कई सारी कंफर्ट विमेन थीं जो जापानीज प्रोपेगेंडा में आ गई और बिना सोचे समझे डर के मारे वहां से नीचे कूद गई। बाकी लोगों को जापानी संगीनों से मार दिया गया, और जो लोग जाने से मना कर रहे थे उनके छिपने की जगहों पर जापानी सैनिकों ने ग्रेनेड फेंक दिए, क्योंकि ये सोल्जर्स खुद भी मरने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने पर तुले हुए थे। नतीजा ये हुआ कि इस लड़ाई में लगभग 30,000 जापानीज और 16,500 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, और ये युद्ध की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल में से एक बन गया। और इस इन्फेमस सुइसाइड क्लिफ्स ऑफ साइपन पर हुई ज्यादातर इंसिडेंट्स को मरीन फोटोग्राफर्स ने दूर से इसे शूट भी किया। जैसा इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लगभग 80% कंफर्ट विमेन कोरिया से थीं, जो कि 1896 से जापान के कब्जे में था। और वॉर खत्म होने के बाद इनमें से एक किम हाकसुन, जिसने अपनी आपबीती सुनाई। हाकसुन साउथ कोरिया की पहली महिला थी जिन्होंने जापानीज सोल्जर्स द्वारा इस इंस्टीट्यूशनल रेप के खिलाफ गवाही दी। हालांकि इससे पहले भी लोगों को इस एट्रॉसिटी की जानकारी तो थी, पर कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हाकसुन ने बहादुरी दिखाई और उनकी बदौलत ही 1991 में जापानीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस बना। पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों के कल्याण में लगाई, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी जिंदगी जी। 1997 में उनका देहांत हो गया, पर उनका केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। और हाकसुन की तरह सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं जिन्हें जस्टिस नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। किम हाकसुन का जन्म चीन में हुआ था। वो चीन में ही बड़ी हुई, लेकिन बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया छिन गया। उनकी मां ने दूसरी शादी की और उनके सौतेले पिता एक क्रूर आदमी थे। उन्होंने बताया कि जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने हाकसुन को बेचने की कोशिश की थी। हाकसुन ने कंफर्ट स्टेशन के अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा था कि जब मैं 17 साल की थी तो जापानीज सोल्जर्स एक ट्रक में आए, हमें पीटा और फिर हमें पीछे खींच कर ले गए। मुझसे कहा गया कि अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। पहले ही दिन मेरे साथ असॉल्ट हुआ और ये असॉल्ट कभी बंद नहीं हुए। मेरे आंसू बहते थे, फिर भी वो लोग नहीं रुकते। जब ज्यादा रेजिस्ट करती तो मुझे जापानीज ऑफिसर्स लात से पीटा करते और कहा करते कि अगर बात नहीं मानी तो जान से मार देंगे। मुझे उस कमरे में 4 कोरियन लड़कियों के साथ रखा गया था। खाने के लिए सिर्फ चावल मिलता था, जो भी कपड़े अवेलेबल होते वही हम पहनते थे।
मैं एक औरत के तौर पर पैदा हुई थी, लेकिन कभी एक औरत की तरह नहीं जी पाई। जब मैं किसी आदमी के पास जाती हूँ तो मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है। सिर्फ जापानीज आदमी ही नहीं, बल्कि सभी आदमी, यहाँ तक कि मेरा अपना हस्बैंड भी, जिसने मुझे ब्रॉथल से बचाया था। जब भी मैं जापानीज फ्लैग देखती हूँ तो कांपने लगती हूँ। मुझे शर्म क्यों महसूस होनी चाहिए? मुझे शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। आगे उसने ये भी बताया कि किम का रेप एक कंफर्ट विमेन के तौर पर अपने समय के दौरान साल के हर दिन 30 से 40 बार किया गया और हर हफ्ते टेस्ट होता था कि किसी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं लगी। ये हाक सुन की आप बीती थी। उनकी बात में एक चीज हम डॉक्यूमेंट्स में मिले डेटा के बेसिस पर जोर देते हैं। आप अगर कंफर्ट विमेन वाले एपिसोड पर रिसर्च करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि जिन महिलाओं का टेस्ट होता था, इस वीकली टेस्ट जिनमें पकड़ में आता था कि इन्हें कोई डिजीज है, तो वो गायब हो जाती थी। गायब का मतलब इन्हें मार डाला जाता था। दूसरा पर्सनल अकाउंट है ली योंग सू नाम की महिला का। जब वो महज 14 साल की थी तब उन्हें जापानीज सोल्जर्स अपने साथ ले गए। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर SBS न्यूज को उन्होंने बताया कि जब 14 साल की थी तब उन्हें एब्डक्ट किया गया था। वो कहती हैं, मुझे एक जापानीज सोल्जर ने ट्रेन में जबरदस्ती चढ़ा दिया, लेकिन उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ होगा क्या, क्योंकि मुझे उस समय तक पता नहीं था कि इन दिनों लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। फिर ट्रेन में जब मुझे सोल्जर्स ने वल्गर बातें कही तब मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे हेडेक था, मैं उल्टी कर रही थी और ट्रेन के बाद फिर मुझे शिप पर लाद दिया गया। फिर हमें ताइवान के एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया। मेरे साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया जाता। जब मैं ज्यादा ही बीमार पड़ जाती तो सो जाती और जब मेरी आंख खुलती तो मैं कंबल के अंदर से ही देखती कि कमरे में जापानीज सोल्जर्स दूसरी लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ली योंग सू और किम हाक सुन। हमने सिर्फ 2 महिलाओं की कहानी आपको बताई, पर ऐसी लगभग 2 लाख महिलाएं थीं जिनके साथ एक पॉलिसी के तहत बलात्कार हुआ। मैं रिपीटेडली इस बात को एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेप दुनिया भर की आर्मीज ने किए हैं और हर एरा में करते आए हैं। जो साइड हार जाता है उनकी महिलाओं के साथ ये एट्रोसिटी थ्रू आउट द हिस्ट्री होता आ रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से औरतों को लॉजिस्टिक्स की तरह सोल्जर्स को सप्लाई किया गया, ऐसे एग्जाम्पल्स रेयर ही हैं। और फिर जापान ने जिस स्केल पर यह सब किया वैसा अनप्रेसिडेंटेड है। हालांकि कुछ विक्टिमाइज्ड औरतों ने हिम्मत की, लेकिन सबकी कहानी बाहर नहीं आ सकी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो जापानीज ने इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जला दिए। खैर, इतने सालों में इन लड़कियों के साथ जो हैवानियत हुई उसकी वजह से उन्हें फिजिकल पेन तो रहा ही, साथ ही साइकोलॉजिकल और इमोशनल डैमेज भी हुआ जो कि कभी ठीक नहीं हुआ। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कई बचे हुए लोग अपने घर लौट आए और उन्होंने कभी भी किसी से अपने इस दर्दनाक एक्सपीरियंसेस के बारे में बात नहीं की। और कई सर्वाइवर्स अपने इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से कभी घर भी नहीं लौटे ताकि उन्हें अपनी फैमिलीज का सामना न करना पड़े। ये 1980 के दशक तक नहीं हुआ कि जब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंफर्ट विमेन, जिन्हें 1960 के दशक और उसके बाद विमेन्स मूवमेंट से मदद मिली थी, साथ ही उनकी मैच्योरिटी और सेंस ऑफ इनजस्टिस के कारण जापानीज गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन और गलती मानने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हालांकि ये दोनों चीजें मिलना इतना आसान नहीं था, लिहाजा इस लड़ाई में कई साल बीत गए जब तक जापान ने सर्वाइविंग विक्टिम्स को कोई पैसा देने पर सहमति जताई, और वो भी बहुत कम। आखिरकार जापान पर एडिशनल प्रेशर भी डाला गया, न सिर्फ बचे हुए सर्वाइवर्स के द्वारा बल्कि उनके कुछ बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ साथ युद्ध के दौरान जापान के दुश्मनों द्वारा भी। इस एडेड प्रेशर के कारण जापान को माफी मांगनी पड़ी और कॉम्पेंसेशन के तौर पर ज्यादा रकम भी देनी पड़ी। हालांकि इनमें ज्यादातर पैसे सर्वाइवर्स की हेल्प के लिए बनी ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया और कई सर्वाइवर्स को ये पैसे कभी मिले ही नहीं। माना जाता है कि अब सिर्फ कुछ दर्जन कंफर्ट विमेन ही जिंदा हैं, लेकिन विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे देशों ने इतने सालों में जापानीज गवर्नमेंट पर सही डायरेक्शन में सही कदम उठाने का दबाव डाला है। साउथ कोरिया की कैपिटल सोल में एक स्टैचू है जो स्टैचू ऑफ पीस नाम से काफी फेमस है। ये स्टैचू साउथ कोरिया में जापानीज एम्बेसी के सामने लगाई गई है, जिसमें एक कंफर्ट वुमन को जस्टिस डिमांड करते हुए दिखाया गया है। और ऐसी कई स्टैचू ऑफ पीस जापानीज एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के बाहर कई देशों में भी लगाई गई है जिन पर जापान का कब्जा था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की कई जगहें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फिलीपींस भी शामिल हैं। हालांकि जापानीज गवर्नमेंट ने बार बार इन मूर्तियों को हटाने की मांग की है। जापानीज गवर्नमेंट कह रही है कि हम माफी मांग चुके हैं, मुआवजा दे चुके हैं, हम और ज्यादा नहीं करेंगे। साउथ कोरियन कोर्ट्स जो फैसला दें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसी बात पर दोनों देश आमने सामने आते रहते हैं। तो एक तरफ है उन मिलियंस ऑफ विमेन का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जिनके लिए कोई भी मुआवजा कम ही होगा, और दूसरी तरफ है एक ऐसा देश जिसे लगता है कि 2-3 बार माफी मांग लेने से और कुछ पैसे दे देने से बात खत्म हो जाती है। कहने के लिए तो जापान कई मौकों पर यह माफी रिपीट भी कर चुका है, पर उसकी लैंग्वेज कभी कंसिलिएटरी नहीं रही। एक तरह का एरोगेंस हमेशा ही जापान की स्टेटमेंट्स में रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे। इन्होंने एक बार कह दिया था कि जापानीज गवर्नमेंट इन महिलाओं को जबरन नहीं ले जाती थी, वो अपनी मर्जी से इन सोल्जर्स के पास जाती थी।
और जब आबे ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो इस वजह से काफी आउटरेज भी हुआ, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जैसा ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एक बार कहा भी था, वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनजस्टिस इज प्रिटेंडेड जस्टिस।